वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक क्या-क्या बदल जाएगा? जानिए सरकार के 10 बड़े नियम। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी विंटर पोल्यूशन मास्टर प्लान लागू कर दिया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक स्वतः लागू रहेगा। इस दौरान नो पीयूसी नो फ्यूल नॉन BS6 वाहनों के प्रवेश पर रोक, पार्किंग शुल्क 2 गुना और 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। निर्माण कार्यों और खुले में कचरा जलाने पर सख्त पाबंदी होगी। बड़े भवनों में एंटी स्मॉग गन अनिवार्य रहेगी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती, कानूनी कार्रवाई और प्रतिष्ठान सील तक किए जा सकेंगे। सरकार ने लोगों से नियमों का पालन करने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम खत्म, नया टाइम टेबल लागू। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लागू विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था वापस लेने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार GNCTD के कार्यालयों के कार्य समय में भी संशोधन किया गया है। अब सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम MCD के कर्मचारियों के लिए पहले से लागू समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब घर बैठे करें आवेदन, 60 दिनों में मिलेगी सब्सिडी की राशि। दिल्ली सरकार ने EV पोर्टल किया लॉन्च। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का लाभ हर दिल्ली वासी तक पहुंचाने के लिए नया पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और 60 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे। अब घर बैठे करें आवेदन, 60 दिनों में मिलेगी सब्सिडी की राशि। दिल्ली सरकार ने EV पोर्टल किया लॉन्च। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी अस्पतालों में खरीद व ठेका प्रक्रिया की जांच चल रही है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में प्रशासनिक फेरबदल भी किए जा रहे हैं। मई में दिल्ली सतर्कता निदेशालय को दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीय खरीद में अनियमितता की शिकायत मिली थी। दिल्ली सरकार और विश्व बैंक का बड़ा कदम, 8,300 करोड़ से साफ होगी हवा। 7 वर्षीय एक्शन प्लान में क्या है खास? राजधानी की प्रदूषण मुक्त बनाने में दिल्ली सरकार के प्रयास को विश्व बैंक का सहयोग मिलेगा। इसके अंतर्गत प्रदूषण के कारणों की पहचान, रोकथाम और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 65% विश्व बैंक और 35% खर्च करेगी सरकार, जिसमें से 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा। शेष 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि सितंबर से 7 वर्षीय स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना शुरू होगी। अगस्त 2033 तक यह दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के काम में तेजी लाना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देना है। दिल्ली में DDA ने 477 एकड़ भूमि से हटाया अवैध कब्जा, LG ने दिए सख्त निर्देश।
दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के लिए अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाना बड़ी चुनौती है। इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि उसकी कितने एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण हो चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को भूखंडों व भवनों की नियत समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग का निर्देश दिया है। इससे अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। डीडीए अधिकारियों का दावा है कि पिछले लगभग एक वर्ष में 477.41 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। डीयू एडमिशन 2026 ईसीए कोटा के तहत दाखिले की गाइडलाइन जारी। 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ट्रायल। डीयू ने स्नातक प्रवेश 2026 के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ईसीए कोटा में दाखिले के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार विभिन्न ईसीए श्रेणियों के लिए फिजिकल ट्रायल 15 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ट्रायल का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही डीयू के एडमिशन पोर्टल पर जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल की तारीख और केंद्र की जानकारी किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को नियमित रूप से एडमिशन पोर्टल पर अपडेट देखना होगा। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। प्राइवेट बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की ओर से 3 निजी बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से ऑडिट कराने के आदेश पर रोक लगा दी। ये मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले रेगुलेटरी एसेट्स, भविष्य के टैरिफ के जरिए वसूल किए जाने वाले स्थगित राजस्व के तौर पर वर्षों में जमा हुए भारी भरकम 38,500 करोड़ रुपए से जुड़ा है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि बिजली नियामक दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीईआरसी के कैग को नियुक्त करने के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं, जिस पर न्यायिक निर्णय की जरूरत है। डीयू के 104 साल के इतिहास में पहली बार लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कुलगुरु बने प्रोफेसर योगेश सिंह, डीयू के 103 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी कुलगुरु को लगातार दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रोफेसर योगेश सिंह की पुनर्नियुक्ति केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उनके पहले कार्यकाल में शिक्षा, शोध, डिजिटल प्रशासन, आधारभूत ढांचे और वैश्विक पहचान के क्षेत्र में हुए व्यापक बदलावों पर भरोसे की मुहर मानी जा रही है। उनके नेतृत्व में डीयू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को सबसे प्रभावी ढंग से लागू करने वाले विश्वविद्यालयों में अपनी पहचान बनाई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। हालांकि इस बारे में अभी तक डीयू के पास आधिकारिक मेल नहीं आया है। साल 2022 से पहले एक साथ की गई 2 डिग्रियां मानी जाएंगी वैध। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई 2 शैक्षणिक डिग्रियों को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे एक साथ हासिल की गई थीं। अदालत ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NEST) को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS में चयनित 4 पीजीटी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि NEST को अंतिम निर्णय लेने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की संशोधित गाइडलाइन और आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे को ध्यान में रखना होगा। कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद के बीच बनेगी नई मेट्रो लाइन, 3 साल में होगा तैयार। नोएडा फरीदाबाद को बड़ा फायदा। मेट्रो के चरण 5A में 3.9 किलोमीटर लंबा कालिंदी कुंज तुगलकाबाद कॉरिडोर का निर्माण होने से फरीदाबाद और नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ इन दोनों शहरों से एयरपोर्ट आने जाने में भी सुविधा होगी।
अगले 3 वर्षों में इस कॉरिडोर के शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर मजेंटा लाइन के साथ ही कालिंदी कुंज तुगलकाबाद और एरो सिटी आईजीआई टर्मिनल एक कॉरिडोर को स्वीकृति दी है। दोनों कॉरिडोर गोल्डन लाइन तुगलकाबाद एरो सिटी का विस्तार है। कालिंदी कुंज तुगलकाबाद कॉरिडोर मजेंटा लाइन और वॉयलेट लाइन को जोड़ेगा। दिल्ली में अवैध कब्जों पर चलेगा हंटर, ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और मास्टर प्लान पर एलजी का बड़ा रोड मैप। राजधानी दिल्ली में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसके लिए रियल टाइम टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि ऐसे मामलों का तुरंत पता लगाकर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बैठक में दिल्ली के आगामी मास्टर प्लान, शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विकास की योजना समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलती शहरी चुनौतियों का समाधान पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक और विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस से राहत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में 2 जुलाई से मॉनसून की एंट्री के बाद भी गर्मी और उमस झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को शनिवार दिन में हुई बारिश ने कुछ राहत दी है। बारिश दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में हुई। वहीं आईएमडी ने अलर्ट जारी कर बताया है कि अगले 2 घंटे में दिल्ली समेत हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई शहरों में तेज हवा चलने के साथ ही गरज चमक के साथ हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में बताया गया है कि दिल्ली और एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा आदि में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिनों तक नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि खिजराबाद गांव के पास तैमूर नगर ड्रेन के निकट 1500 मिलीमीटर व्यास वाले नए माइल स्टील वाटर पाइपलाइन जीके मेन के इंटरकनेक्शन कार्य के कारण राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से 7 जुलाई को शाम 4 बजे तक प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने इस असुविधा के लिए नागरिकों से खेद प्रकट किया है। प्रभावित क्षेत्र: सराय कालेखा यूजीआर क्षेत्र के अंतर्गत सराय कालेखा गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सनलाइट कॉलोनी 1 एवं 2, भगवान नगर, किलोकारी, शालीमार, हरिनगर आश्रम, जंगपुरा बी आदि। अपोलो यूजीआर के अंतर्गत जसोला गांव, जसोला विहार, अली विहार, मदनपुर खादर, बादरपुर, मितापुर, जाटपुर आदि। सरिता विहार यूजीआर के अंतर्गत सरिता विहार के सभी पॉकेट जे, के एवं एल, ईएसआई एरिया और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। दिल्ली कोर्ट का फैसला: बिहार के बीजेपी एमएलए राजू सिंह को 4 साल की सजा, हर्ष फायरिंग मामले में गई विधायकी। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में जश्न मनाने के दौरान की गई फायरिंग के मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी छिन गई है। बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक यदि किसी भी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वो दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया। रील्स के दौर में रियल रिश्तों की जरूरत, जागरण फिल्म फेस्टिवल में शिक्षाविदों ने रखी बेबाक राय। डिजिटल युग में सूचना तक पहुंच आसान हुई है, लेकिन सही और गलत के बीच अंतर करना चुनौती बनता जा रहा है।
आज इंटरनेट मीडिया, रील्स, ओटीटी और एआई युवाओं की सोच को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन युवा मन का निर्माण डिजिटल माध्यमों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार, शिक्षक और समाज को मिलकर युवाओं में विवेक, आलोचनात्मक सोच, सही गलत की पहचान करने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा। यह विचार शिक्षाविदों ने रजनीगंधा प्रेजेंट्स जागरण फिल्म फेस्टिवल के तहत युवा मन की रचना किसके हाथ विषय पर आयोजित परिचर्चा में साझा किए। उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत पर फैसला सुरक्षित, आज ही आ सकता है करकड़ूमा कोर्ट का आदेश। करकड़ूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दंगा मामले से जुड़ी कथित साजिश में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की ताज़ा जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत द्वारा इस मामले में आदेश शनिवार को ही सुनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश अधिवक्ता त्रिदीप ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी केस में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने दलील दी कि शीर्ष अदालत का वो निर्देश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज न होने की स्थिति में 1 वर्ष बाद जमानत अर्जी दाखिल करने की बात कही गई थी, अब प्रभावी नहीं रह गया है। पूर्व गृह सचिव ने चढ़ाई थी 1 किलो सोने की रामचरितमानस, वो भी गायब। चंदा चोरी मामले में केजरीवाल का तीखा वार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाए गए सोने के रामचरितमानस की चोरी पर निशाना साधते हुए कहा है, चंदा चोरों ने महापाप किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा से चढ़ाई गई 1 किलो सोने की रामचरितमानस भी गायब है। चंदा चोरों ने महापाप किया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर में सोने से प्लेटेड रामचरितमानस चढ़ाया था। अब मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावों की चोरी के विवाद के बीच यह रामचरितमानस भी गायब बताई जा रही है। इस घटना पर केजरीवाल ने सत्ताधारी दल पर तीखा प्रहार किया है। मेडिकल टूरिज्म हब बनेगी दिल्ली, अस्पताल चुनने से लेकर वीजा तक मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली को विश्व स्तरीय मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTIDC ने दिल्ली मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म DMWT प्लेटफॉर्म विकसित करने और पूरे मेडिकल टूरिज्म इकोसिस्टम को संचालित करने के लिए रणनीतिक साझेदार चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश से इलाज कराने आने वाले मरीजों को अस्पताल चयन, इलाज पैकेज की तुलना, ऑनलाइन बुकिंग, भुगतान, मेडिकल वीजा असिस्टेंस, पासपोर्ट सत्यापन, रियल टाइम ट्रैकिंग, बहुभाषी सहायता, शिकायत निवारण और इलाज के बाद टेलीकंसल्टेशन जैसी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।